केवल नॉलेज से नहीं निकाला जाता है। एग्जाम कभी भी उन स्टूडेंट्स का नहीं निकलता या उन एस्पिरेंट्स का नहीं निकलता जिनको बहुत बहुत नॉलेज है। हाँ, नॉलेज होना इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट मैटर्स इज योर स्ट्रेटेजी। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो फिर एग्जाम में आप हो सकता है क्वालिफाई कर जाओ, निकल जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आपको दिक्कतें हो सकती है। बट वहीं पे थोड़ा स्मार्टली प्ले कर लोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए चीजें करना, स्पेशली उन बैंकर्स के लिए जो अभी भी जॉब में, जिनके पास टाइम की बहुत बहुत कमी है, मॉर्निंग आवर्स से या फिर इवनिंग आवर्स से। तो मैं ये आपके लिए क्यों रखा है, इसका इसका रीजन है आज क्यों मैंने इसको रखा है, मुझे पता है आप सबको पता है, बट हियर वी आर। कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अब ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड वो सेक्शन है जो आपका 20 मार्क्स का आ रहा है। क्या 20 मार्क्स की हमें इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल है। एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस होती है, 0.25 0.95 की इंपॉर्टेंस होती है, और हम जानते हैं कि कैसे सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है पॉइंट पॉइंट में भी, राइट। तो ये 20 नंबर, ये वो 20 नंबर हैं जो आपको बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर हम रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, अब पेड में तो हम रेगुलर क्लास करेंगे, तो मैं ये आपको कह सकती हूँ कि ये 20 में से आप बहुत इजीली जो है 18 प्लस स्कोर कर सकते हो, कि अगर आपने इन क्लासेस को प्रॉपरली कर लिया और उतना कर लिया जितने मैंने आपको बताया। आई थिंक दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब और क्यों मैं इस बारे में बात कर रही हूँ? बात करने का रीजन बहुत सिंपल है कि जो बैंकिंग नॉलेज है आपकी और जो आपका जनरल अवेयरनेस स्लैश इकोनॉमी है, ये वो एरियाज है जहां पे आपको बहुत अच्छे से कमांड चाहिए। बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें आपको समझनी और सीखनी पड़ेंगी। बट एट द सेम टाइम कंप्यूटर एप्टीट्यूड में गिनी चुनी चीजें हैं जो आपको करनी होंगी, और वो गिनी चुनी चीजों में जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं वो सारे मैं आपके सामने कराने वाली हूँ। एक एक क्लास में हम हर उस चीज को कवर करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कुछ अलग आ भी गया, कुछ ऐसा आ गया जो क्लास में नहीं किया, लेकिन आपकी जो है मैं बोलूंगी कि आपका एप्टीट्यूड बाय दैट टाइम इतना डेवलप हो जाएगा कि आप उस क्वेश्चन को आराम से इजीली कर पाओगे विद बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन में दिए होंगे, तो आप कर पाएंगे उसको। इतना हम लोग कर लेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू, तो ये तो हमारा पहला रीजन था मैंने इस स्लाइड को क्यों रखा है, कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, और ये आपका स्कोर आ सकता है यहाँ पे अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो। वन सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो बहुत बड़ा मिथ है सभी स्टूडेंट्स में, कि मैम कंप्यूटर एप्टीट्यूड को आप रीजनिंग में क्यों पढ़ा रहे हैं। उसके लिए आज मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो एसबीआई, अब आप लोगों को पता होगा, आप सभी स्टूडेंट पहले एग्जाम दे चुके होंगे, और कुछ है शायद एग्जाम दिया था, जो है अपनी नौकरी करी, और उसके बाद शायद घर पे भी नहीं कर रहे होंगे नौकरी, और सिर्फ अपने किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो भी केस है, बट हमें इतना पता है सबको कि जब हम इन बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, या जब हमने बैंक एग्जाम दिए थे, तो उन बैंक एग्जाम में आपका एक ना वो आता है, क्या आता है आपका, आता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, मैंने इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, यानी कि ये आपका, इस पे आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हो, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, एसबीआई की तरफ से डॉक्यूमेंट है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों को क्या करूंगी, अगर आप चाहेंगे तो मैं आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट जो है आपकी सेशन के लास्ट में मैं लिंक लगवा दूंगी, तो आप वहां से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसको पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्लैरिटी मैं क्यों देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वाईटी में सेशंस ले रही थी, वहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट थे कि मैम ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड में यही आएगा कि नहीं आएगा। तो वो एज अ स्टूडेंट ये डाउट आना बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर वो डाउट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उस डॉक्यूमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें सारे बाकी एरियाज के क्वेश्चन जो थे वो प्रिंटेड थे, कि हाँ ये जनरल अवेयरनेस में कुछ ऐसा पूछा जाएगा, इकोनॉमी में कुछ ऐसा पूछा जाएगा, बैंकिंग में कुछ ऐसा पूछा जाएगा, आपके इंग्लिश में कुछ ऐसा पूछा जाएगा। और जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 3 क्वेश्चन, केवल 3 क्वेश्चन थे, ज्यादा होते तो मैं ज्यादा लेकर आती, केवल 3 क्वेश्चन थे। भगवान Patla. I think I'm pronouncing your name right. I'm sorry if I'm not. But okay, so try to explain in English. Okay, how many students are here in the class right now in our session today that who are asking that we should deliver in complete English language? How many such students are there? Your shield नहीं, इसमें नहीं आता है, ठीक है, इसमें नहीं आता है। आरबीआई ग्रेड बी में नहीं। हाँ, किस में आता है वो मैं डिस्कस करूंगी अभी आप लोगों के साथ, ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, एक क्वेश्चन मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है, जो अभी कोई स्टूडेंट, मैं नाम भूल गई हूँ, जिन्होंने बोला कि मैम ये किस किस एग्जाम में आता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो देखो, ये आपके प्रीलिम्स में तो आता नहीं है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो सेक्शन बनाया है, ये पहली बात तो सबसे पहले आता ही नहीं था। ये मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये 2018 से, हाँ,
शायद 2018 या फिर 2019, आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो ईयर, लेकिन 2018 या 2019 से ये चेंजेस जो हुए थे आईबीपीएस में या फिर एसबीआई में पहली दफा हुए थे। और उसमें इन्होंने ये किया था कि जो प्रीलिम्स है वो नॉर्मल है, प्रीलिम्स में रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी लिखा रहता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन जो मेंस का पेपर था, मेंस के पेपर में फॉर द फर्स्ट टाइम 2018 या 2019 में ये लिखकर आने लगा था कि इट इज रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो जो हमारा रीजनिंग वाला एरिया हुआ करता था इन एसबीआई और आईबीपीएस एग्जामिनेशन में, मैं आईबीपीएस पीओ की भी बात कर रही हूँ, मैं एसबीआई पीओ की भी बात कर रही हूँ, एसबीआई एसओ की बात कर रही हूँ, आईबीपीएस पीओ और एसओ सबकी बात कर रही हूँ। तो जिनमें भी टीयर 2 में यानी कि मेंस एग्जामिनेशन अगर रीजनिंग आया करती थी, तो रीजनिंग को चेंज करके कर दिया है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। आप कोई भी सिलेबस उठा के देखिए, आप कोई भी एग्जाम पैटर्न उठा के देखिए टीयर 2 का यानी कि मेंस एग्जामिनेशन का, यू विल फाइंड कि वहां पे रीजनिंग नहीं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। तो रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड डालने का क्या लॉजिक है? कंप्यूटर एप्टीट्यूड को अलग रख सकते थे ना। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट कंप्यूटर अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, इट इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड। यानी कि वो एरिया जहां पे हो सकता है थोड़ा बहुत कंप्यूटर से कनेक्टेड चीजें हो, जैसे 0-1 बाइनरी लैंग्वेज की बात हो गई, या इस तरह के सिंबल नोटेशंस की बात होगी जो मैंने आपके सामने रखा है। तो ये है आपके एप्टीट्यूड का ही हिस्सा। और एप्टीट्यूड इज लॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स एनीथिंग, है ना। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? एप्टीट्यूड का मतलब है द लॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स एनीथिंग। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन, राइट। विवेक कनौजिया, यस इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें ऐसी सीखोगे जो हमारे आरबीआई एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यस इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जब हम आते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड, अब तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को आंसर करूं कि मैम क्या ये 100% हमारे इसमें आएगा? क्या कंप्यूटर एप्टीट्यूड रीजनिंग में रखा है? ये बात सही है? उसके लिए मैं आपके सामने एक प्रमाण लेकर आई हूँ। एक 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 डॉक्यूमेंट है जो हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिससे आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी इस बात की कि हाँ क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई दे सारी चीजें। नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। 1 एंड 2 पे भी आएंगे, लेकिन फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ इस डिस्कशन में। यहाँ पे देखो दिया है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपको 2 से 3 एग्जाम्पल दिए। एसबीआई ने जब अपना ये सर्कुलर निकाला तो साथ में ये भी निकाला कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह का पेपर आएगा, वो उन्होंने बताने की कोशिश करी। अब लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 to 3। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2 to 3। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है और क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, इस क्वेश्चन में आपको दिए गए कि हमने कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स लिखे हुए, आपको दिख रहा है 2 दिख रहा है, कहीं पे 7 दिख रहा है, कहीं पे 6 दिख रहा है, कहीं पे कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो हमने कुछ नंबर्स को और साथ ही साथ हमने कुछ सिंबल्स को क्या कर दिया है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ स्क्रीन को, ताकि आप सब लोगों को बहुत आसानी से दिख सके। ठीक है, आई होप नाउ इट इज मोर प्रेजेंटेबल। सब लोग अच्छे से रीड कर पा रहे होंगे। ओके, चलिए तो इधर इसको थोड़ा कर देते हैं। चलो मैं स्क्रीन आपकी थोड़ा सा और कम कर देती हूँ अगर, ओके। हाँ, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कुछ नंबर्स और कुछ सिंबल्स को हमने क्या कर दिया है, कुछ नंबर्स और कुछ सिंबल्स को हमने इस तरह से कोड किया है। कैसे? लेटर से कोड कर दिया है, या हमने कुछ स्कीम और कंडीशन के थ्रू कोड कर दिया, कुछ तो भी हमने करा है। अब नंबर और सिंबल आपको पहली लाइन में दिखाई दे रहे, जैसे पहला नंबर 2 है, दूसरा डॉलर है, देन इट्स एट द रेट, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर हैशटैग है, फिर 8 है। तो कुछ नंबर्स और कुछ सिंबल को हमने कोड किया है, लेटर कोड से हमने इनको रिप्रेजेंट किया। जैसे कि नंबर 2 को आपने लिख दिया है क्यू, डॉलर को आपने रिप्रेजेंट कर दिया बी के साथ, एट द रेट को आपने रिप्रेजेंट किया एच के साथ, 7 को आपने रिप्रेजेंट किया एल के साथ, 6 को आपने रिप्रेजेंट किया एफ के साथ, और वहीं पे आपने हैशटैग को रिप्रेजेंट किया एम के साथ, एंड 8 को रिप्रेजेंट हमने किया टी के साथ। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, यहां तक बात ओके है? अब जब ये क्लैरिटी है आप लोगों को, तो इसने पूछा क्या है आपसे? इसने आपसे पूछा, इसने 2 कंडीशन दी। पहली कंडीशन इसने दी है कि इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट एलिमेंट इज अ सिंबल। जैसे कि इसने यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया, क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे लिख रही हूँ थोड़ा बोल्ड में, ताकि सबको अच्छे से दिखाई दे जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है आपको, वो दिया है 6 7 देन एट द रेट देन 2 एंड देन हैशटैग। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 6 7 एट द रेट 2 हैशटैग का इसका आंसर क्या निकल कर आएगा? यही पूछा रहे आपसे, यही पूछा है, राइट? अच्छा, अगर यही पूछा है तो इसका आंसर कर पाएंगे क्या हम? जरा देखिए एक बार। अब
पहले कंडीशन पढ़ लोगे, कंडीशन दोनों देखना जरूरी है कि कौन सी कंडीशन लगेगी कौन सी नहीं लगेगी। पहली कंडीशन आपके पास ये है कि इफ द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट एलिमेंट इज अ सिंबल, कि यदि अगर आपकी इक्वेशन का पहला और लास्ट वाला जो सिंबल है, एलिमेंट है, एलिमेंट किसको बोल रहे हैं 6 7 @2 हैशटैग, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहलाए जाएंगे। तो अगर आपका पहला और आपका लास्ट भी क्या है, सिंबल है, तो दोनों के दोनों को आप क्या कोड कर देना, आप दोनों के दोनों को ए कोड कर देना। ठीक है, आप दोनों के दोनों को ए कोड कर देना। लेकिन हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पहला क्या नंबर है, लास्ट क्या सिंबल है, दोनों के दोनों तो सिंबल नहीं है, यानी कि क्या हमारी कंडीशन नंबर 1 लगाई जा सकती है, नहीं लगाई जा सकती। तो कंडीशन नंबर 1 तो नहीं लग पाएगी, इसको हटा दो अभी के लिए। दूसरी कंडीशन रीड करते हैं। दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज इवन डिजिट, कि अगर पहला एलिमेंट आपका इवन डिजिट है, इवन डिजिट आप सबको पता है 2 4 6 8 जिनके पेयर बनते हैं या जो 2 से डिवाइड होती है, तो 6 क्या है, एक इवन नंबर है, हाँ बिल्कुल है। तो अगर पहला एलिमेंट आपकी इवन डिजिट है और इसके साथ साथ जो आपका लास्ट एलिमेंट है वो एक सिंबल है, अगर मेरा पहला एलिमेंट क्या है, एक इवन डिजिट है, और मेरा जो लास्ट का एलिमेंट है वो क्या है, वो एक सिंबल है, तो क्या मेरी सेकंड कंडीशन फॉलो होती दिख रही है यहाँ पे, एब्सोल्युटली। हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो होती दिख रही है, सेकंड वन। और सेकंड वन के हिसाब से आपको कह रहा है इन दैट केस देयर, देयर मतलब किसके, पहले और लास्ट वाले के, क्योंकि कंडीशन किसके बारे में थी, पहले और लास्ट के बारे में थी। देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज, यानी कि दोनों के कोड को क्या कर दो, अदला बदली कर दो, इंटरचेंज कर दो। क्लियर हो रहा है सबको यहाँ पे 100%। तो 6 का कोड यहाँ पे क्या था, 6 का कोड था आपके पास एफ, और 6 का कोड कहाँ रख देंगे आप, हैशटैग की जगह पे रख देंगे। और इसी के साथ साथ हैशटैग का क्या कोड था, एम था, और हैशटैग के कोड को कहाँ रख दोगे, 6 की जगह पे रख दोगे। तो हमारा जो आंसर शुरू होगा वो एम से शुरू होगा, हमारा जो आंसर एंड होगा वो एफ पे एंड होगा। तो एम से शुरू और एफ पे एंड, ऐसा मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 है, ऐसा मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 है। 3 को हटा सकते हैं, 4 को आप हटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे आंसर बनेंगे नहीं। लेकिन बाकी का क्या करें, बाकी में देखो जरा, 7 का कोड डायरेक्ट लगा दो, 7 का कोड क्या, एल, तो एम के बाद क्या आएगा, एल आएगा। उसके बाद एट द रेट का कोड क्या, एच, यहाँ पे एट द रेट का कोड क्या लगा दोगे, एच लगा दोगे। उसके बाद 2 का कोड क्या है, 2 का कोड आपके पास क्यू है, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। सो एम एल एच क्यू एफ मेरा आंसर बनेगा, और एम एल एच क्यू एफ आपके पास ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट रिस्पॉन्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, क्या ये बात हमें, क्या पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है, बस इतना बताओ मुझे, क्या जो हमने पहला डिस्कशन किया है क्या ये हम सबको क्लियर है, प्लीज कंफर्म एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए सब लोग। राइट अब देखो ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड का हिस्सा बनेंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन बनेंगे। नाउ दिस डॉक्यूमेंट शुड क्लियरली रिमूव योर कंफ्यूजन्स। पहली बात तो कि हमें ये क्लैरिटी मिल गई है कि हाँ मैम यही आएगा, और हमको रीजनिंग ही पढ़नी है, रीजनिंग की कुछ 3 से 4 चीजें जो हमें पढ़नी है। ठीक है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि क्या क्या है। अच्छा वैसे बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना, तो मैं 2 टाइप के क्वेश्चन कराने का सोच रही थी आप लोगों को, कि केवल 2 टाइप के क्वेश्चन है जो मुझे यहाँ पे आप लोगों को करानी है अपनी कंप्यूटर एप्टीट्यूड की पेड क्लासेस में। बट मुझे ऐसा लगा कि 1-2 चीजें मैं और एड ऑन करूंगी इसमें, ताकि कुछ भी ऐसा ना लगे आपको एग्जाम में कि ये थोड़ा सा बाहर से आ गया। ठीक है, तो वी विल मेक श्योर, हम ये मेक श्योर करेंगे कि आपके एग्जाम में ऐसा कुछ भी कंप्यूटर एप्टीट्यूड में ना आए जो आपको लगे कि ये क्या अलग अलग सी चीजें आ गई। ठीक है, चलिए अब एक बार जल्दी से, क्योंकि आप लोगों को कंडीशन समझ में आ गई, सब कुछ समझ में आ गया, तो एक बार जल्दी से मैं यहाँ पे आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसका आंसर बनाने की कोशिश करना, और फिर हम बढ़ेंगे अपने आगे के टॉपिक की तरफ। फिलहाल एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया है $687 हैशटैग, इसका क्या बनाओगे, इसका क्या बनाओगे, क्या इसमें कंडीशन लगेगी हमारी, क्या हमारी पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन में से क्या कोई भी कंडीशन लग सकती है इसमें, जरा देखिए, चेक कीजिए आप लोग, व्हाट कैन बी योर आंसर, बताइए। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट कंडीशन लग जाएगी, बाकी आप लोग कंफर्म की, हाँ बिल्कुल अमन, हमारी पहली वाली कंडीशन एब्सोल्युटली करेक्ट लग जाएगी। और क्योंकि पहले वाली कंडीशन क्या कह रही थी, पहले वाली कंडीशन यही तो कह रही थी कि अगर हमारा पहला एलिमेंट हमारा लास्ट वाला एलिमेंट दोनों के दोनों क्या बन जाए, दोनों के दोनों हो जाए सिंबल। तो अगर मेरा पहला और मेरा लास्ट दोनों के दोनों हो जाएंगे सिंबल, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज ए, यानी कि हमें आंसर निकालते वक्त ये अच्छे से पता है कि हमारा पहला लेटर भी है और हमारा लास्ट लेटर भी है ना, क्योंकि दोनों के कोड हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे। तो अगर मेरे पास पहला भी सिंबल है
और मेरे पास लास्ट भी सिंबल है, डॉलर भी एक सिंबल है और हैशटैग भी एक सिंबल है, तो दोनों के कोड क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। आंसर ए से शुरू, ए पे खत्म, ऐसा यहाँ पर है, ऐसा यहाँ पर नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं है, अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शंस। ये बात हो सकती है क्योंकि ये बैंक का एग्जाम है, बैंक के एग्जाम में 5वां क्वेश्चन नन ऑफ दीज क्वेश्चन नहीं, 5वां ऑप्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो 5th ऑप्शन हमेशा आपका या तो नन ऑफ दीज आ जाता है या इस तरह का आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको वो पूरा आंसर निकालने की जरूरत बन जाती है। बाकी के कोड हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मारेंगे और कॉपी पेस्ट करेंगे आप, तो 6 का क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। 6 के लिए एफ लिख दो, 8 का डायरेक्ट क्या बन जाएगा अपना, 8 का डायरेक्ट टी बन जाएगा, यहाँ पे टी कर दो, और इसके साथ साथ 7 का क्या बन जाएगा, 7 का अपना एल बन जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दो, एल कर दो। तो मेरा आंसर बनेगा AFTLA, और AFTLA हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर। ठीक है, सबको बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक, अच्छा अब जरा एक बार मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ। ये जो पहले वाला क्वेश्चन है हमारे पेड स्टूडेंट को, तो मैं ये पीडीएफ आप लोगों को इस साथ शेयर कर लूंगी, तो आपके पास तो डायरेक्टली आ जाएगा। जो इस समय हमें वाईटी पे देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं बोल देती हूँ कि ये जो अपना पहला क्वेश्चन है, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं छोड़ा है, आपके होमवर्क के लिए मैंने छोड़ा है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अभी, ठीक है, और इसका आंसर, इसका हम सॉल्यूशन कल डिस्कस करेंगे। पहले वाला मैंने आज के लिए आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, तो इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कल बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बहुत आसान है, बड़े प्यार से आप लोग कर पाओगे। यहां तक बात क्लियर हो रही है? अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। तो अभी मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर करे, मुझे पता है कि बहुत सारे डाउट्स थे, क्योंकि वाईटी सेशन में भी ये डाउट्स आप लोग पूछ रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि हमारे जितने भी पेड स्टूडेंट है पहले बार ये सारी क्लैरिटी हो जाए, ताकि आप मन बना के बैठो क्लास में कि हाँ ये हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, ओके। सृष्टि, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, ठीक है, तो परेशान मत होइए, ये हो जाएगा आपका, जो भी जिस भी ग्रुप में हमें ऐड करना हम कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं। अब सबसे पहली बात कि मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो हम इस अपने पूरे पेड सेशन में करेंगे, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से 2 मेजर पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड का हिस्सा बनाएंगे, और कौन सी चीज मैंने एक्स्ट्रा रखी है ये सोचकर कि हाँ कहीं इससे रिलेटेबल कुछ आ जाए तो आप कर पाओ, सो दैट यू डेवलप दैट थॉट प्रोसेस और आप एग्जामिनेशन में वो चीज कर पाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है कंप्यूटर एप्टीट्यूड में जो बेसिक क्वेश्चन जो एसबीआई में हमने देखे, जो एसबीआई से हमने सीखा, वो थे आपके डेटा फ्लो डायग्राम। सबसे पहली बार जब एसबीआई में आपका आया था ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड रिटर्न था और मेंस एग्जामिनेशन में, तो कौन से क्वेश्चन आए थे, डेटा फ्लो डायग्राम्स आए थे, और दीज आर इजीएस्ट। सबसे ज्यादा इजी इसमें कुछ होगा तो डेटा फ्लो डायग्राम होगा, लेकिन इजी इन टर्म ऑफ कि आप अगर उसको ठीक से पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज को अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में क्या किस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए, क्या कंडीशन दी गई, अगर आप उस पर ठीक फोकस कर पा रहे हैं, इफ योर कंसंट्रेशन इज गुड, तो ये क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट जैसा कुछ नहीं है। दीज क्वेश्चन डेटा फ्लो डायग्राम्स आर जस्ट टू चेक योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ये क्या चेक करते हैं, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे चेक योर कंसंट्रेशन, कि क्या आप डेटा को ठीक से पढ़ रहे हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट दे चेक। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप भी अग्री करोगे मेरे साथ कि अमन बोल रहे मैम वी कैन नॉट टेक स्क्रीनशॉट। जो पेड वाले स्टूडेंट है उनको स्क्रीनशॉट की जरूरत भी नहीं, मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगी क्लास के बाद, तो आपके पास आ जाएंगे, तो आप लोग परेशान मत होइए। हाँ, कमिंग बैक टू दिस थिंग, तो डेटा फ्लो डायग्राम जो है ये इजीएस्ट है आपके, अगर एग्जाम में आता है तो इजीएस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम इजी होने के साथ साथ यहाँ पे हम नेगेटिव कर जाते हैं, यहाँ पे हम गलत कर जाते हैं। गलत करने का रीजन बहुत सिंपल है कि हम शायद अगर डेटा ठीक से रीड नहीं करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज इसमें कॉन्सेप्चुअली आपको कुछ नया सीखना है, कुछ हमें अलग से चीजें सीख के करना, नहीं, सीखने के लिए ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअली नहीं है, लेकिन हाँ बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस सच क्वेश्चन सो दैट आपकी गलतियां ना हो, क्योंकि मुझे वही डाउट लग रहा है कि हम गलती कर सकते हैं। दूसरा है जो कॉन्सेप्चुअल है, दूसरे में बहुत सारे लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज्यादा काम करना भी पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ये है आपका कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम। जब हम किसी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो इस कन्वर्जन में, और स्पेशली इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मैंने लिखा भी है उसको येलो से, कि बाइनरी कोडिंग इज द वन विच इज आस्क्ड मोर। ठीक है, इसको कैसे करते हैं वो हम एक एक क्लास करके उसको अच्छे से समझेंगे, इसके वेरिएशंस को भी समझेंगे। फिर तीसरा पता है कि आपका नंबर सिंबल कोडिंग, ये कुछ नया नहीं है, ये यही है। ये क्या है, ये यही है जो हमने यहाँ पे देखा था अभी, इसी को हम नंबर सिंबल कोडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक,
तो ये आपके पास नंबर सिंबल कोडिंग, यानी कि इसकी प्रैक्टिस हम थोड़ी ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन टाइप और ये वाला क्वेश्चन टाइप आपके एग्जाम में आया है, फर्स्ट टाइप और आपका थर्ड टाइप आपके एग्जाम में आए हैं, तो इनकी हम प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करेंगे देन दी कन्वर्जन। लेकिन कन्वर्जन ऐसी चीज है जहां पे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है, तो इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हुए चलेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। चौथा मैंने बिल्कुल एडिशनल रखा आप लोगों के लिए। चौथे की मुझे जरूरत लग नहीं रही थी, बट मुझे लगा कि मशीन इनपुट आउटपुट में मशीन लैंग्वेज वाली जो चीज है, या ये जो इनपुट आउटपुट वाला जो केस बनता है, ये भी कंप्यूटर एप्टीट्यूड का हिस्से में आ सकता है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी। और नहीं भी आएगा तो पर आप एक अप्रोच डेवलप कर लोगे, और मेरा वही गोल है कि आप एक अप्रोच डेवलप कर सके अगर ये एग्जाम में आता है। तो ये भी हमारा फोर्थ टाइप है जो हम डिस्कस करने वाले। तो एंटायर कंप्यूटर एप्टीट्यूड विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो हमारा जो है, सुमित झा जैसे बोल रहे कि इनपुट आउटपुट वाज आस्क्ड लास्ट ईयर, हाँ इसीलिए सुमित मैंने पूरी रिसर्च अपनी करी है कि हम कोई भी चीज ऐसी छोड़े नहीं और कोई भी कुछ भी ऐसी चीज ना हो जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसीलिए आई हैव डन माय रिसर्च, और उसके बाद ही मैं इस कंक्लूजन पे आई कि क्या क्या चीजें हैं जो हम इस सेशन में आगे जाके करने वाले हैं, ठीक है। विकास बोल रहे कि मैम ब्लड रिलेशन टॉपिक का क्या करेंगे। देखो, जब इतना सब कुछ हो जाएगा ना, जब सारा पूरा हो जाएगा, देन आपको अच्छे से पता है कि मैम ब्लड रिलेशन में एक टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन, है ना, आप सबको पता होगा, ठीक है। अच्छा, साथ में आप लोगों को ये भी पता है कि मैम कोडिंग में भी एक टाइप आती है जिसको हम न्यू पैटर्न कोडिंग कहते हैं, राइट। अच्छा, देन ऑल्सो आप मुझसे ये भी कह सकते हैं कि मैम डायरेक्शन में भी एक नया टाइप आता है जिसको हम कोडेड डायरेक्शंस बोलते हैं। तो जैसे ही हम ये सारा चीजें कंप्लीट करेंगे, मैं एक एक सेशन आपका एक्स्ट्रा करने वाली जहां पे हम कोडेड वाली चीजों को समझेंगे, और वो भी इसीलिए क्योंकि कोर्स में कंप्यूटर एप्टीट्यूड का लॉजिक लगाया जा सकता है कि ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब क्या है, तो वहां उस वजह से हम उनको भी करेंगे, तो उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, राइट। हाँ, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं बहुत क्लियरली कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कंप्यूटर नॉलेज नहीं पूछी जाएगी, रीजनिंग ही पूछी जाएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं आपके इस एग्जाम में आपको समझने के लिए। नाउ जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक तो डेटा फ्लो डायग्राम था, दूसरा था कन्वर्जन। कन्वर्जन भी देख लो जरा, कन्वर्जन कितने तरीके के हैं, ये सारे कन्वर्जन है आपके। ये कुछ बेसिक टाइप्स मैंने लिखे हुए हैं, हालांकि कन्वर्जन ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं डेसिमल से शुरू करूं, तो आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट पूछ लेगा, आपसे डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन पूछ लेगा, आपसे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन पूछ लेगा। ये तो है डायरेक्ट क्वेश्चन, ये तो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन की कन्वर्ट करके बताओ, कन्वर्ट करके बताओ। लेकिन इसके अलावा इसके वेरिएशंस भी होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें जो बन सकती है, बनाई जा सकती है, तो वो भी चीजें जो है हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। इसी तरीके से बाइनरी का आ जाओ, बाइनरी का कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा किसमें, डेसिमल में करना पड़ेगा। बाइनरी का कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा किसमें, ऑक्टल में करना पड़ेगा, हेक्सा में करना पड़ेगा, और फिर हेक्सा का बाइनरी, हेक्सा का ऑक्टल, हेक्सा का डेसिमल में, एंड सेम गोज फॉर योर ऑक्टल कन्वर्जन ऑल्सो, राइट। तो ये सारे कन्वर्जन है जो आपको समझने और सीखने पड़ेंगे, ठीक है। सुमित, कोडेड इनइक्वालिटी, हाँ वही सारे कोडेड वाले में आ जाएगा। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ओके, इज दैट क्लियर। अब एक छोटा बेसिक सा मैंने एग्जांपल आप लोगों के लिए आज रखा है, जिसमें हम देखने वाले डेटा फ्लो डायग्राम। हम क्या देखने वाले, हम देखने वाले इसमें डेटा फ्लो डायग्राम। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू फर्स्ट। मैं एक बार आप लोगों के साथ ये डिस्कशन कर लूं, एक्सप्लेन में कर दूं आप लोगों को, और फिर इसके बाद आप लोग जो है इसको ट्राई करना, इसके क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक फ्लो डायग्राम, इसको बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम्स। एंड दीज वर द क्वेश्चन जो सबसे पहले एसबीआई में आपके पूछे गए थे कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक प्रोसेस स्टार्ट होती दिख रही है आपको। आई होप ये सबको अच्छे से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, एक प्रोसेस जो है वो आपको स्टार्ट होती दिखाई दे रही है, और वो प्रोसेस आगे जाके कहती है कि इफ यू आर अ ग्रेजुएट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या ग्रेजुएट हो, तो इसके दो आंसर हैं, या तो ग्रेजुएट हो या फिर आप ग्रेजुएट नहीं हो, दो ही आंसर होंगे इसके, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो प्रोसेस आगे बढ़ती है। अगर आप ग्रेजुएट है, इफ यू से यस, तो क्या आपने इंजीनियरिंग करी है। अगर ग्रेजुएशन में आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप टी वाले क्राउड में आते हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग नहीं करी है, अगर आर्ट्स या साइंस का कुछ और करा है, तो फिर आप ए क्राउड में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, आपने कहा यस, और यस में भी अगर आपने इंजीनियरिंग करी तो टी क्राउड में आ गए, और अगर नो आप बोलते हो तो आर्ट्स एंड साइंस, क्योंकि ग्रेजुएशन करी है, इंजीनियरिंग नहीं करी, तो आर्ट्स से कॉमर्स से कुछ करा होगा, साइंस बैकग्राउंड से कुछ कर लिया होगा, बीएससी कर ली होगी, राइट। तो वो फिर आपका ए क्राउड,
ओके अच्छा, जो जिन्होंने इंजीनियरिंग करी, टी क्राउड की मैं बात करी, जिन्होंने इंजीनियरिंग करी, क्या उन्होंने आईटी करी? अगर आईटी किया है तो आप कौन से क्राउड का हिस्सा बने? आप एच क्राउड का हिस्सा बने। अगर आईटी किया है तो आप एच क्राउड का हिस्सा बने। यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक है। अच्छा, अगर आपने आईटी किया, एच क्राउड का हिस्सा बने, आपने कहा यस, तो आप क्या किसी वर्किंग इन एन एमएनसी, क्या आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं? तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के आंसर भी दो होंगे, या तो आप कर रहे हैं या फिर आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप सी क्राउड का हिस्सा बनते हैं। और सी क्राउड के बारे में क्या कहा गया है कि ही और शी वांट्स टू गो टू अब्रॉड। तो अगर आपने इंजीनियरिंग करी, आपने आईटी से करी, आप अभी एमएनसी में काम कर रहे हो, तो आप ही और शी वांटेड टू गो टू अब्रॉड। इज दैट क्लियर? इधर आ जाओ। अगर आपसे पूछा गया वर्किंग इन एमएनसी, आपका आंसर अगर नो है, या किसी भी व्यक्ति का आंसर अगर नो है, तो वो व्यक्ति क्या किस कैटेगरी में चला जाता है? स्टडिंग पीजी कोर्सेज, यानी कि वो व्यक्ति फिर क्या कर रहा है? पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को पढ़ रहा है। और ये कैटेगरी कौन सी बन जाती है? हमारी पी कैटेगरी बन जाती है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। मूविंग ऑन द अदर साइड, अगर आपने आईटी से नहीं किया है अपना इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग तो करे, ग्रेजुएट तो आप हैं, आपने इंजीनियरिंग तो करी, आईटी से नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वाला केस है? यहाँ पे नो वाला केस है। ठीक है, तो अगर आपने आईटी से नहीं करी, तो फिर यू माइट बी ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो इसका मतलब आप शायद अभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। और क्योंकि आईटी से नहीं करा, तो फिर शायद वो इस कैटेगरी में आ गए, वो बच्चे जिन्होंने आईटी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया होगा, स्टडीड फ्रॉम सम अदर ब्रांच, एंड दिस इज द कैटेगरी ई। और ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ई कैटेगरी में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक हम सारी चीजें क्लियर करते चल रहे हैं। अब इस वाले पोर्शन पे आ जाओ। ये वो वाला पोर्शन है जिसने ग्रेजुएशन नहीं करी है। अब यहाँ पे क्या क्या इफ्स एंड बट्स हैं वो हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इफ ग्रेजुएटेड, तो आपका आंसर अगर नो है, और नो है तो क्या इफ ही और शी पास 12th, मतलब चलो ठीक है, ग्रेजुएशन नहीं करी, 12वीं पास करी कि नहीं करी है, तो ही और शी पास 12th और नॉट। तो इसमें भी दो बातें होंगी, या तो करी है या नहीं करी है। अगर करी है, इफ योर आंसर इज यस, तो यस में फिर आगे एक और क्वेश्चन आता है कि इफ ही और शी डिड डिप्लोमा, क्या डिप्लोमा कर रखा है? ठीक है, अगर डिप्लोमा कर रखा है और ये क्वेश्चन मार्क है, तो डिप्लोमा का क्वेश्चन मार्क अगर हाँ है आपका आंसर, तो ही और शी इज वर्किंग, और ये किस कैटेगरी में आएगा? ये इंसान डी कैटेगरी में आ जाएगा। मैं वापस से बात कर रही हूँ ग्रेजुएशन का, कि ग्रेजुएशन करी, आपका अगर आंसर आया नो, और अगर आंसर नो आया, तो फिर यहाँ पे बात पूछी जा रही कि क्या आपने 12th पास कर रखी है? 12th पास का आंसर या तो हाँ होगा या फिर ना होगा। अगर आंसर हाँ है, तो हाँ में एक और क्वेश्चन आया कि क्या आपने डिप्लोमा करा है? तो डिप्लोमा का आंसर अगर हाँ है, तो आप क्या कर रहे हैं? ही और शी वर्किंग, और डी कैटेगरी में आप आते हैं। अगर आपका आंसर डिप्लोमा के लिए नो है, तो फिर आप क्या करें? ही और शी इज डूइंग हर और हिज ओन बिजनेस, और आप कैटेगरी जेड में आते हैं। ठीक है, यहां तक ओके है? अच्छा, दूसरा केस क्या था कि अगर आपने 12th पास का आंसर करा है नो, नहीं करी भाई, है ना, और नहीं करी, तो ही और शी पास 10th, कि चलो ठीक है 12th नहीं करी, 10th तो करी है, 10th का आंसर करोगे कि नहीं करोगे? तो 10th करा है, तो फिर वो आ जाएगा किसमें? बी कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये क्लैरिटी मिली आप लोगों को कि किस तरह का वेन डायग्राम बोल रही हूँ, किस तरीके का डेटा फ्लो डायग्राम आपसे पूछा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है, तो अब इसके आगे हम बढ़ सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन देखना आप कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, और मैंने आज बहुत बहुत बेसिक वाला डेटा फ्लो डायग्राम मैंने रखा है। इसके लेवल बनते हैं, और लेवल में बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत हाई लेवल आ जाएगा। इट इज जस्ट कि आप इसको रीड ठीक से कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन रखो, रीड ठीक से करो, और अकॉर्डिंग टू द डेटा ही आंसर करो। अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। वी हैव टू गो एज पर द डेटा गिवन। कुछ भी आप बाहर का ज्ञान इन क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस पे पहला क्वेश्चन देखो आप लोगों की स्क्रीन पे क्या है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पास द 12th एग्जामिनेशन। इनमें से कौन सा पेयर है जिसने 12th एग्जाम को पास किया है? तो मैं वापस से आपको वाली स्क्रीन पे लेके जाऊंगी, और यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन सा पेयर है जिसने 12th, क्या था अपना क्वेश्चन? 12th पास करी है। अब 12th पास करने वाले कौन कौन है? क्या जो व्यक्ति ग्रेजुएट है, एक बार समझना, चलिए पहले एक बार आप लोग आंसर करें, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। सब लोग एक बार, क्वेश्चन आप लोग को पता है कि इनमें से कौन से हैं जो क्या है आपके ग्रेजुएट है? हर्षिता कपूर बोल रही मैम, क्वेश्चन प्लीज। ओके, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि 12th पास वाला क्या है?
इसमें ऑप्शन में को देखने की जरूरत नहीं है, आपको वो स्क्रीन देखने की जरूरत ज्यादा है। टीडीबी, मैं वहां पे ऑप्शन लिख दूं क्या? रुको, मैं वहां पे ऑप्शन लिख देती हूँ आपके पहली वाली स्क्रीन पे, टीडीबी, जेडईबी, डीपीएच। तो लेट्स जस्ट टीडीबी, जेडईबी, पहला ऑप्शन है टी टीडीबी, जेडईबी, और उसके साथ साथ अगला हमारे पास क्या था ऑप्शन? डीपीएच, डीपीएच पीबीजेड, डीपीएच पीबीजेड, मेरे ख्याल से ये है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी कैटेगरी जिन्होंने 12th पास कर रखा है। ठीक है, अभी आई थिंक आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा समझना और आंसर करना। ठीक, ओके, क्या लग रहा है आप लोगों को आंसर? अच्छा, अब कॉमन सेंस, केवल और केवल कॉमन सेंस का इस्तेमाल हमें करना है। कैसे? कह रहा है कि 12th पास वाले कौन है? भाई पहली बात तो जिन्होंने ग्रेजुएशन करी वो भी तो 12th पास होंगे। अच्छा, इसका आसान तरीका क्या होगा? चलो लेट्स सी कि कौन सा स्टूडेंट है, कौन स्टूडेंट है जो इसके आसान तरीके पे आएंगे। एक बात बताओ, इस पूरे हिसाब किताब में आपसे क्या पूछा, आपको क्या बताया था? कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने 12th की है, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 12th नहीं करी थी। तो आप डायरेक्टली उनको क्यों नहीं पकड़ते जिन्होंने 12th नहीं करी है ना? सीधे सीधे उनको पकड़ो जिन्होंने 12th नहीं करी है। उन ऑप्शंस को हटा दो जिन्होंने 12th नहीं करी है। उनको हटाओगे तो शायद आपके पास एक आध ऑप्शन बचे या दो ऑप्शन बचे, फिर आप ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकते हो, इजी हो जाएगा आपके लिए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मुझे ये याद आ रहा है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं करी थी उनसे दो चार बातें पूछी गई थी कि ग्रेजुएशन नहीं करी तो तुमने 12th पास करा है क्या? और 12th पास में भी दो लोग थे, एक थे यस वाले और एक थे नो वाले। जो नो वाले थे, मैं इस पे आपका जो है ध्यान लेकर आना चाहती हूँ कि जो नो वाले थे वो थे कौन? वो थे बी कैटेगरी वाले, थे क्या नहीं थे ना? तो मेरे पास बी कैटेगरी वो लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन, सॉरी, जिन्होंने 12th नहीं पास करी है। मेरे ऑप्शन में अगर बी है तो मैं इसको एलिमिनेट करना चाहूंगी बड़े प्यार से, इसको भी एलिमिनेट करना चाहूंगी। इस पीबीजेड में भी बी है, इसको भी एलिमिनेट करना चाहूंगी। मेरे पास आंसर क्या बचेगा? मेरे पास आंसर बचेगा डी पी एच फॉर श्योर। इसमें क्या कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे क्लास में? बिल्कुल करेक्ट अर्चना। हम क्या करेंगे, मोहित, अर्चना और बहुत सारे और स्टूडेंट ने बिल्कुल ये इस अप्रोच का मेंशन किया कि मैम हम ऑप्शंस से एलिमिनेट कर पाएंगे, एंड वेल डन। बिल्कुल, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, हमारा आंसर बनेगा डीपीएच, और आंसर लगाएंगे हम क्या? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डीपीएच। आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी वो कैटेगरी है जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने आईटी कोर्स को पढ़ा है। वो कौन सी कैटेगरी है स्टूडेंट्स की जिन्होंने आईटी कोर्स को पढ़ा है? ठीक है, ऑप्शंस में वहां पे लिख दूंगी अभी, पीएचसी, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन एक बार ऑप्शन जरा दिमाग में रख लो अपने। पीएचसी में वहां लिख दूंगी, एक है आपका ऑल ऑफ दीज और एक है आपका नन, और एक ऑप्शन हमारा क्या? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये नॉन लिखा हुआ है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो पीएचसी। अब जरा अपने ऑप्शंस पे जाते हैं, मतलब इस पे जाते हैं। तो अपने ऑप्शंस क्या थे? पी, एच और सी, आपके तीन ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन आपका पी था, दूसरा ऑप्शन था आपका एच, और तीसरा ऑप्शन था हमारा पीएचसी। और एक था कि सारे के सारे, और एक था कि कोई भी नहीं है इनमें से। और क्या क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? आईटी कोर्स? नहीं नहीं, क्वेश्चन था आपका, हाँ, आईटी कोर्स। किन्होंने आईटी कोर्स कर रखा है इनमें से? बताइए। अब आईटी कोर्स करने वाले कौन लोग थे? मेरे ख्याल से आईटी वाली कैटेगरी तो सीधे सीधे, तो दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना? यहाँ पे तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती थी ना, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन आपने पूरा पूरा इस्तेमाल किया है अपने दिमाग का, पूरा पूर्ण उपयोग आपने किया और आंसर बिल्कुल सही लगाया सबने। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि पहली बात आई, जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है किसी भी स्ट्रीम से, टी हो गया। आईटी वाले एच हो गए। आईटी वाले हैं तो वो वर्किंग इन एमएनसी, फिर तो ये तो उसके दो एक्सटेंशन थे ना। किसके एक्सटेंशन थे? आईटी कोर्स वालों के एक्सटेंशन थे। तो एच वाले भी आईटी वाले हैं, जो एमएनसी में काम कर रहे, सी ये भी आपके आईटी वाले हैं, और जो पी जिन्होंने आगे जाके क्या पीजी कोर्स में एडमिशन लिया होगा या पढ़ा होगा, तो ये भी आपके कौन से आईटी वाले, क्योंकि ये आईटी का ही तो एक्सटेंशन था यहाँ पे, राइट? तो एच भी है और पी भी है और सी भी है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। ये ऑल ऑफ दीज वाला मेरा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, और आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 4। वेल डन।
ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है आपके लिए, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ट्रू अबाउट ई। ई के बारे में इनमें से कौन सी जानकारी आपको सही लग रही है? तो ई के बारे में एक बार हम अपने डेटा से स्टडी कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आके हम आंसर मार्क कर लेंगे कि कौन सी जानकारी सही है। तो पहले आते हैं, देखते हैं कि ई कैटेगरी है कौन सी। ई कैटेगरी को जरा एक बार ढंग से देख लो आप लोग इसको, ये है आपकी ई कैटेगरी। कौन सी वाली है? ये है आपकी ई कैटेगरी। तो एक बार जरा अपने दिमाग में ये सारा डेटा ले आओ और फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट ई कैटेगरी की ई कैटेगरी हमने किसको बोला है और क्यों बोला है। एक बार इसको देख लो, समझ लो। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन कैसे दिख रहे हैं आप लोगों को? तभी देख लिए थे क्या? चलो ठीक है, सॉल्व करें। तो हमसे अब मैं ई कैटेगरी एक बार मैं पढ़ लू, ठीक है। चलिए, ई कैटेगरी वो कैटेगरी है जो ग्रेजुएट तो है ना। ई कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है? किसका एक्सटेंशन है ये आईटी वालों का एक्सटेंशन नहीं है। आईटी नहीं करी इन्होंने, लेकिन ये ग्रेजुएट है और इन्होंने इंजीनियरिंग ही करी है। तो ये वो है, ई कैटेगरी वो कैटेगरी है विच इज ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ग्रेजुएटेड है क्या ये ई कैटेगरी वाले लोग? हाँ, ये ग्रेजुएटेड है, ठीक है, ग्रेजुएट तो है ये, और साथ ही साथ इन्होंने आईटी से तो नहीं करा है, लेकिन ये अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी अनएम्प्लॉयड होंगे, है ना। इसका मतलब क्या होगा? अभी अनएम्प्लॉयड होंगे। तो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही तो अनएम्प्लॉयड होंगे। और व्हाट इज ट्रू अबाउट ई? ग्रेजुएटेड है, एम्प्लॉयड है? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है। देन ग्रेजुएटेड है, अनएम्प्लॉयड है? शायद हाँ, ऑप्शन नंबर 2 बन सकता है। लेट्स सी क्या कोई और स्पेशल ऑप्शन है क्या हमारे पास? अनएम्प्लॉयड है, स्टडीड आईटी कोर्स? नहीं, इन्होंने आईटी कोर्स नहीं किया था स्टडी में। वापस से आपको स्क्रीन पे लेके जाती हूँ, ये वो वाले लोग नहीं थे जिन्होंने आईटी कोर्स पढ़ा था, क्योंकि ये ई कैटेगरी कौन सी कैटेगरी थी अगर आपको याद आ रहा है? आईटी कोर्स पढ़ा नहीं था, नो था ना इसके लिए। यस वाले तो ये थे, इधर वाला हिस्सा था, ठीक है। तो आईटी कोर्स नहीं पढ़ा है इन्होंने, तो यहाँ पे क्या करोगे? आईटी कोर्स को जैसे देखा इसको एलिमिनेट कर दीजिए। पहला हम एलिमिनेट कर चुके हैं, तीसरा हमने एलिमिनेट कर दिया, चौथा 12th एंड अनएम्प्लॉयड। नो, 12th नहीं है, ग्रेजुएटेड लोग है ना, इंजीनियरिंग तो कर रखी ना इन्होंने, तो 12th नहीं होगा, ये भी हट जाएगा। अब हम 3 ऑप्शन हटा चुके हैं और सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जा रहा है हमारे इसके साथ। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ग्रेजुएटेड है और अभी अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। ग्रेजुएटेड है और अभी क्या? अभी अनएम्प्लॉयड है। देखो, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बोला, रचित वार्ष्णेय ने, और बिल्कुल सही बोला कि मैम प्राइवेट जॉब भी तो करते करते तैयारी कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने सेग्रीगेशन देखा दोनों डेटा का? आप ठीक सोच रहे हो रचित, बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हो, आपकी बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं आप कि मैम ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ डेटा आपको समझना पड़ेगा। कल मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आऊंगी डेटा फ्लो डायग्राम का, वो क्वेश्चन आपको और कोरोबोरेट करेगा मेरे इस फैक्ट को या मेरी इस स्टेटमेंट को जो मैं अभी आपसे कहने जा रही हूँ, कि आपको ना थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, ई वालों के लिए क्या कह रहा है कि ट्राइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, और ऑन द अदर साइड आपको दिखाया गया है वर्किंग इन एमएनसी। तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक आपको अज्यूम डेटा करना पड़ेगा कि ये वर्किंग इन एमएनसी यानी कि ये एम्प्लॉयड जनता है और ये वाली जनता आपकी एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। हाँ, तो डेटा के अकॉर्डिंग आप कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलेंगे रचित, ठीक है। या बाकी किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है तो ओके, चलिए आगे बढ़े। तो आई होप दिस इज क्लियर जो आपका पॉइंट था। नाउ मूविंग ऑन, तो ये क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? अच्छा, क्वेश्चन ये था, तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर बनना चाहिए यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। चलो, वेरी गुड, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छी चीज है, देखो इससे क्या है ना, इससे क्लास बेटर बनती है, क्योंकि आप भी सिलेक्शन के लिए और हम भी यहाँ पे आपके सिलेक्शन के लिए ही है। तो अगर कोई दिमाग में डाउट आएगा उसको पूछो, वही तरीका बेस्ट है। फिर आप बहुत सारे आप लोगों के भी आंसर आते हैं, आप लोग भी उसमें डिस्कस करते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी अपना अपना जो है इसमें थॉट प्रोसेस बताया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमने डेटा भी पढ़ा उस डेटा के बेसिस पे कितने लोग, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, अभी कितने लोग हैं जो अभी कार्यरत हैं, वर्किंग हैं। तो इस पे जाइएगा, जरा पीछे जाओ,
कितने कौन कौन सी बेसिकली कैटेगरी बतानी है हमको कि कौन कौन से लोग हैं जो अभी वर्किंग उसमें है। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक तो अपना वर्किंग क्लास कौन सा था, देखो एक तो वर्किंग क्लास ये वाला हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आईटी वाले एच थे, ध्यान से समझना इसको, आईटी वाले एच थे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, ये वर्किंग इन एमएनसी थे, मतलब जॉब वाले लोग थे। और जॉब वाले लोग में भी क्या थे, ये वो कैटेगरी थी जो कहाँ जाके काम कर रही है, अब्रॉड जाके काम कर रही है या जाना चाहती है। तो वर्किंग क्लास में मेरा आंसर में सी तो आना चाहिए, मेरे ऑप्शन में सी 100% आना चाहिए। अच्छा, तो सी वाले कितने ऑप्शन है हमारे पास, जितने भी ऑप्शन जिसमें सी है, अच्छा ये 1 2 3 के तरीके से, ये सी या बी की तरीके से नहीं है, तो हमें भी अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। चलो वापस चले जाते, कोई बात नहीं। हाँ, तो एक तो हमें ये पता है सी कैटेगरी हमारी वर्किंग है, ये हो गया। अब इधर आ जाओ, कुछ 12th वाले भी तो वर्किंग थे ना, कुछ 12th पास भी तो काम कर रहे थे। तो कह रहे हैं कि अगर आपने 12th करा है और आपने अगर डिप्लोमा करा है तो आप ही और शी इज वर्किंग। तो ये जो डी क्लास है ये भी तो वर्किंग क्लास है, डी क्लास भी वर्किंग क्लास है। तो एक तो सी क्लास हो गई, एक डी क्लास हो गई। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आपने 12th पास नहीं करा है तो क्या आपने 10th पास किया है, कि हाँ बी। अच्छा नहीं, ये तो नहीं हो पाएगी। इधर वापस आ जाओ, ये वाली वर्किंग क्लास है जो बिजनेस कर रही थी। बिजनेस करना भी तो काम करना ही हुआ ना, काम करने का मतलब क्या है, दैट यू आर गेटिंग योर प्रोफेशनल फी। काम करने का मतलब है कि आपको अपने पैसे मिल रहे हैं अपने काम के, आपको अपनी प्रोफेशनल फीस मिल रही है। तो यहाँ पे अगर जो बिजनेस कर रहा है उसको अपने बिजनेस से पैसे मिल रहे हैं, तो जेड को भी तो वर्किंग क्लास में बोलोगे ना, बोलोगे, ठीक है। तो जेड भी हो गया। तो कितनी कैटेगरीज आ गई अपने पास, सी डी जेड, 3 कैटेगरीज आर द वर्किंग क्लास पीपल, है ना। 3 कैटेगरीज आर द वर्किंग क्लास पीपल, और हमारा आंसर बन जाएगा इस केस में ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा क्या, ठीक है। अपना आंसर बन जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 कि दीज पीपल आर द वर्किंग क्लास पीपल। डन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड पीपल, ऐसे कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं। अगेन आपको वैसे ही रीड करना पड़ेगा कि कितनी क्लास है जो ग्रेजुएट हुई है, ग्रेजुएट, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ग्रेजुएट हुई है। तो वापस लेके चलते हैं आपको और ग्रेजुएट क्लास में जाएंगे। अब जरा एक बार आप बताइए, आपको क्या लग रहा है आंसर, कि कौन कौन सी क्लास ग्रेजुएट है। ध्यान से, हाँ ध्यान से करना, आपके पास वो लास्ट वाला कॉलम भी कुछ कह रहा है, आर्ट्स एंड साइंस वाला भी। ओके रचित, वेरी गुड। श्रेयांश, ओके। अमन, सृष्टि, सबके अपने अपने आंसर आ रहे हैं, लेकिन देखो थोड़ा थोड़ा सा और दिमाग लगा लोगे, थोड़ा सा और कोशिश कर लोगे तो शायद गलती हम नहीं करेंगे। अर्चना का आंसर आया 6, वेरी गुड अर्चना, ठीक है। चलो एक बार समझे क्या कहा था क्वेश्चन में, कि ग्रेजुएट क्लास कौन कौन सी है, ग्रेजुएट कितने लोग हैं या कितने तरीके के लोग हैं जो ग्रेजुएट है, जैसे भी हम समझना चाहें इस डायग्राम को, डजंट मैटर नाउ। तो जिन्होंने, एक बात बताओ, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है क्या ये ग्रेजुएट होंगे, टी टी क्लास ग्रेजुएट क्लास है क्या ये वाली क्लास, तो टी टी ग्रेजुएट है, ठीक है। जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं करी, अब ये कौन सा डायग्राम बढ़ रहा था, ये सारे वो थे जिन्होंने ग्रेजुएशन करी, जिन्होंने ग्रेजुएशन के लिए हाँ बोला था। तो ये सारा का सारा आपका ग्रेजुएटेड क्राउड है, ये तो आप देख रहे हो ना। तो जिन्होंने इंजीनियरिंग करी वो ग्रेजुएट है, जिन्होंने आर्ट्स या साइंस से करा वो भी ग्रेजुएट है। देन जो एच वाले हैं इन्होंने आईटी से करा तो ये भी ग्रेजुएट है मैम। और उसके बाद जो ई क्लास है जिन्होंने आईटी नहीं करा लेकिन अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, ग्रेजुएट तो है ना ही भाई। ये सारा का सारा, ये इतना पूरा हिस्सा, आई वुड से कि दिस मच ऑफ आर डायग्राम, ये इतना डायग्राम जो हमारा है ना, ये सबका सब क्या है, ये हमारी ग्रेजुएट क्लास है। बस इसको काउंट कर लो कितने हैं ये, इसको काउंट कर लो ये कितने हैं टोटल ग्रेजुएट क्लास में। हाँ, यहाँ पे देखो, एक तो अपने पास टी हो गया, एक अपने पास एच हो गया, एक अपने पास ए हो गया, 3 तो ये हो गए, एक ये ई हो गया, 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, 6। 5 कैसे काउंट हो रहा है, जितने भी स्टूडेंट 5 बोल रहे 5 तो काउंट नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो 6 काउंट हो रहा है, बताओ। ठीक है, चलिए, तो टोटल हमारे यहाँ पे आएंगे 6, वो जिन्होंने इंजीनियरिंग करी, कोई भी इंजीनियरिंग करी, उसमें से हमने फिल्टर आउट करा आईटी वाले क्राउड को। तो ये भी एच जो है ये वो क्राउड है
जिन्होंने ग्रेजुएशन तो करी लेकिन आईटी में करी। ये आर्ट्स एंड साइंस वाला एक क्राउड वो क्राउड है जिसने इंजीनियरिंग तो करी, सॉरी इंजीनियरिंग नहीं करी लेकिन ग्रेजुएट है। तो हमारा तो आंसर ग्रेजुएशन से बेस्ड था ना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 1 2 मेरे ख्याल से 3 और 3 6 मेरा आंसर बनना चाहिए, 6 टोटल आर देयर एंड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 6 टोटल हैं जो क्या हैं, जो आपके ग्रेजुएटेड पीपल हैं, राइट। वर्किंग इन एमएनसी क्यों नहीं इंक्लूड हुआ है वेदांत, हुआ है इंक्लूड, क्यों नहीं हुआ है, तभी तो 6 बनाए हमने, सब बनाए हमने। वर्किंग इन, अच्छा वर्किंग इन एमएनसी में इन्होंने लिखा ही नहीं है कुछ, हम कैसे इसको इंक्लूड करें। वर्किंग इन एमएनसी इन्होंने बीच में एक सबसेट डाला है और उसके फिर 2 एक्सटेंशन दिए है, बाकी सब जगह पे इन्होंने क्या किया, सर्कल करके कैटेगरी डिफाइन करी है, ठीक है वेदांत। तो आपका जो क्वेरी था वो मैं यहाँ पे आंसर कर चुकी हूँ, ओके। और जिन स्टूडेंट की क्वेरी ये है कि टी और टी को हम अलग से काउंट क्यों करें, काउंट करेंगे ना भाई, ये ग्रेजुएटेड वो बच्चे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग केवल आईटी से थोड़ा ना होती, ईसी से होती है, मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, बहुत सारी इंजीनियरिंग है, ठीक है। इज दैट नाउ क्लियर एवरीवन। तो 6 टोटल हमारे पास आंसर बनना चाहिए इसका, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब अगला एक क्वेश्चन जो है वो उसको मैं अभी शुरू नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर अभी हमारे पास टाइम भी नहीं उतना कि हम उसको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे या कवर कर पाएंगे, राइट। हाँ करेक्ट अमन राज, वेरी गुड। हाँ तो अब आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड करूंगी। आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ विद यू गाइस। तो जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये पीडीएफ चला जाएगा, क्लास का पीडीएफ अभी मैं शेयर कर दूंगी आपको क्लास के बाद। इसमें एक और क्वेश्चन है डेटा फ्लो डायग्राम का, वो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं आज घर पर। एंड बाकी मैंने आपको क्लासेस कैसे चलेंगे आगे, क्या विजन रहेगा इन क्लासेस का, और किस तरीके से हम हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट कवर करते चलेंगे, वो मैं आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुकी हूँ। और जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें पीडीएफ कैसे मिलेगी, ज्योति जैसे आपने ये क्लास अटेंड की है ना, जिस डैशबोर्ड पे आप गए होंगे, आपके पास एक लिंक आया होगा, उस लिंक पे आपने क्लिक किया होगा, उसी डैशबोर्ड में आपके आसपास डैशबोर्ड में कहीं पे पीडीएफ भी आपके पास दिख रही होगी। उस पीडीएफ पे आप क्लिक करके व्हाइल आई अपलोड दिस, आई थिंक इसमें इस प्रोसेस में आपको 1 या 1.5 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। तो 1-1.5 घंटे के बाद आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रभात कुमार मिश्रा एडमिन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है प्रभात, मैं ये आगे जानकारी दे दूंगी कि आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया जाए, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं अभी तक ऐड हुए हैं, ठीक है, ओके, ऑल राइट। चलिए, तो आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगी। आई होप यू थॉरली एंजॉयड दिस योर फर्स्ट पेड क्लास, और आगे भी आप लोग ऐसे एंजॉय करोगे बहुत। और जो हमारा नंबर सिस्टम वाला टॉपिक आएगा, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी आपके सीखने के लिए, और उसके वेरिएशन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो आई होप यू पीपल विल एंजॉय दिस कंप्यूटर एप्टीट्यूड, एंड आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे आप मिनिमम मेहनत करोगे लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट्स आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो सेशंस बिल्कुल भी मिस नहीं करने, आपके पेड सेशंस मंडे टू फ्राइडे आपके लगातार पेड सेशंस होंगे। सैटरडे संडे आप लोगों को ऑफ मिलेगा। उस सैटरडे संडे के ऑफ में आप लोग बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा एग्जाम के लिए हमारे पास ज्यादा समय है नहीं। तो आप लोग तुरंत से तुरंत क्या करोगे, मॉक लगाना शुरू कर दोगे। तो आई थिंक द कमिंग सैटरडे और संडे यू कैन राइट 1 मॉक, आप लोग लिख सकते हो एक मॉक। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अभी लेवल कितना है हमारा, क्योंकि अभी फर्स्ट वीक जाएगा आपका इसकी क्लासेस का। तो अगर इसी वीक में एक मॉक लिख लोगे ना आप लोग, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि व्हाट इज माय लेवल राइट नाउ, हमारा अभी लेवल क्या है। मैं एसबीआई सीबीओ वाले एस्पिरेंट से बात करूं डायरेक्टली अभी, ठीक है। तो आपको लेवल पता चल जाएगा, और लेवल पता करने के बाद आपको पता है कि हमको कितना और मेहनत करनी है, या कितने लेवल पे हम हैं, उसके हिसाब से आप अपनी आगे की जर्नी डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके मैम, आई हैव अ क्वेरी रिगार्डिंग जॉब प्रोफाइल, हु डू शुभम। अच्छा, मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रही हूँ आप लोगों के, मैंने अभी अभी ध्यान दिया। मैम, कैन वी स्कोर 20 on 20 with the upcoming classes? I think Aman Raj, yes, we can target this 20 on 20, and we will make sure together कि हम 20 on 20 टारगेट करें अपने इस कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन को, ठीक है। और इसके साथ साथ शुभम शर्मा मैम, फ्रॉम वेयर कैन बी फाइंड द स्टडी प्लान। अच्छा, जिन स्टूडेंट को डाउट है स्टडी प्लान में, मैं आपको बता देती हूँ स्टडी प्लान आप लोग कैसे खुद से भी चेक कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, मैं ये सबके लिए बात कर रही हूँ इस समय, जो हमारे पेड वाले हैं और हमारे वाईटी वाले सारे स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ। सिंस यू पीपल हैव आस्क्ड दिस क्वेरी कि मैम स्टडी प्लान कैसे चेक किया जा सकता है, देखो आप लोगों ने जैसे बैच में आए होंगे ना आप, बस वही तरीका आपका स्टडी प्लान का भी। तो आप गए अपनी अड्डा 247 एप्लीकेशन में बैच को लेने के लिए, यहाँ पे आप गए होंगे ऐसे ऑल कोर्सेज में गए होंगे, और यहाँ पे आप गए होंगे रेगुलेटरी बॉडी में।
रेगुलेटरी बॉडी में जैसे ही आप गए, आप एसबीआई सीबीओ में आए और एसबीआई सीबीओ का आपने ये वाला बैच चूज किया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, ना, तो इस बैच पे जैसे आप क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसी में अपनी अड्डा की एप्लीकेशन में ही आप थोड़ा सा नीचे ऐसे जाएंगे तो आप लोगों को ना यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा, यहाँ पे फैकल्टी के प्रोफाइल आ जाएंगे और थोड़ा नीचे जाओगे तो ये आ जाएगा आपका स्टडी प्लान। और इस स्टडी प्लान में एज यू कैन सी बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस स्टडी प्लान यहाँ पे है, उसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ पे, इकोनॉमिक्स बाय रितिका मैम यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको सारे स्टडी प्लान्स मिल जाएंगे। इन पर क्लिक करके इनको सेव भी कर लेना ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। दीज आर डाउनलोडेबल, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके सामने और इसको ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपकी। इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो आपको मैम या सर जो भी आपको पढ़ा रहे हो वो आपको इंटीमेट कर देंगे, बता देंगे। तो परेशान मत होना कि मैम हमने तो ये देखा था, ये सेम नहीं आया। कई बार होता है ना क्लास पढ़ाते पढ़ाते वो टॉपिक पूरा नहीं हुआ तो फैकल्टी क्या करेंगे, उस क्लास का पार्ट 2 लेके आएंगे, पार्ट 3 लेकर आएंगे, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। बट मोर और लेस दिस इज दी आपका स्टडी प्लान और सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी प्लान आप लोगों के सामने, यू कैन डाउनलोड ऑल्सो। इज दैट क्लियर? क्या कोई और क्वेरी है किसी की भी? बहुत सारी क्वेरीज है एज आई सी। अच्छा, मेरा जो सेशन आप लोगों के साथ लाइव होगा ना, मैं आपको अपनी क्लास बता दूं, मेरी पेड सेशन आप लोगों के साथ मंडे टू सैटरडे, सॉरी मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे होना चाहिए। मेरा पेड सेशन आप लोगों के साथ होगा कब? एट 5 PM डेली, ठीक है? मंडे से फ्राइडे ये हमारी पेड सेशन होगी। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज थोड़ा सा इश्यू आ गया था, इसलिए क्लास को हमें शिफ्ट करना पड़ा 5 बजे की जगह 9 बजे। आपने देखा होगा कि 5 बजे ही लगा हुआ था सेशन, बट वो कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हम 9 बजे इस क्लास को हमें करना पड़ा। बट ये सेशन, ये टाइमिंग रहेगा मेरे सेशन का, मंडे टू फ्राइडे, एंड फॉर अदर फैकल्टीज ऑल्सो until unless they are we people are not taking any extra sessions। अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो अलग बात है, फिर वो सैटरडे संडे में ही जाएंगे, आपको पता है। बट अदरवाइज ये सोनल बोल रही मैम 5 PM में ऑफिस में होता है। अच्छा, किस टाइम पे आप लोग मिनिमम क्लास कर सकते हैं पेड सेशन? एक बार सोनल आप ही बता दीजिए फिर। 5 PM नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मेरे पास 2 कमेंट आ चुके हैं कि मैम 5 PM नॉट पॉसिबल। वेदांत बोल रहे 8 PM, सुबह 7 बजे, 6 बजे। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसको फिर हम वर्कआउट करेंगे, और कैसे ये चीज हो सकती है वो जरूर हम डिस्कस एक बार कर लेती हूँ मैं, कल डिस्कस करके फिर कल आप लोगों के साथ बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी है, अच्छा जो भी स्टूडेंट, अब कल की क्लास कितने बजे होगी ये मैं अभी आपको कमिट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अभी मुझे भी बात करनी होगी आगे, तब मैं कमिट कर पाऊंगी। तो अगर तो कल का सेशन, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट रहेगा जो लाइव नहीं कर पाए, ठीक है, अगर आप में से कोई भी ऐसा होगा जो लाइव नहीं कर पाएगा, तो फिर मैं यही बोल रही हूँ कि कल की क्लास रिकॉर्डेड जरूर देख लेना, मिस मत करना, कनेक्टिविटी मत लूज करना। तो कल की क्लास रिकॉर्डेड देख लेना, अगर जस्ट इन केस आप नहीं कर पाए या हम मैनेज नहीं कर पाए कल के लिए, बाकी आप परसों से तो फिर क्लैरिटी मिल ही जाएगी, हो सकता है कल ही से हो जाए, ठीक है। तो आई ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। चलिए, तो आई होप यू पीपल एंजॉयड द सेशन, एंड सेशन के बाद आप लोगों के पास रेटिंग का ऑप्शन आता है, तो डू रेट द सेशन। और उसके साथ साथ कल का सेशन में हम 5 बजे या 9 बजे कैसे कनेक्ट होंगे वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, अगर कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं भी हो पाया, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं 9 बजे आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाऊं। आई थिंक 9 बजे तो आप सब लोग कनेक्ट हो ही सकते हैं, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ मैं यही बोलूंगी कि इस सैटरडे संडे में से प्लीज एक दिन आप मॉक जरूर लिख लीजिए, सो दैट यू आल्सो हैव अ गुड क्लैरिटी कि कभी अभी आप कहाँ हैं और अभी हमें कितना और आगे जाना है। तो आपके सारे सब्जेक्ट्स की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड द सूनर यू गेट दिस क्लैरिटी ना, उतना बेटर पेस में आप लोगों की जो है स्टडीज हो पाएंगी और उतना बेहतर तरीके से आप चीजें कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मॉक जरूर करिएगा, ओके। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।